अब हम जो उपलब्धि परीक्षण है जो उसके बारे में पढ़ते हैं, अचीवमेंट टेस्ट इसको बोलते हैं। उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण दोनों एक ही मीनिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। कुल मिला के एक जो आप व्यवहारिक तौर पर हम आपको बताएं तो यानी आपने अगर कोई किताब पढ़ा दी बच्चों को या कोई यूनिट पढ़ा दी, उसके बाद कोई आप टेस्ट लेते हो, जैसे क्लास टेस्ट हो गया, अर्धवार्षिक परीक्षा हुई, वार्षिक परीक्षा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उपलब्धि परीक्षण बोल सकते हैं। विद्यालय के औपचारिक शिक्षण का उपलब्धि का मापन कराता है, यानी विद्यालय में औपचारिक रूप से आपने कक्षा में जो पढ़ाया है उसका ज्ञान कौन कराता है? आपको उपलब्धि परीक्षण कराता है। विद्यार्थी विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसे उपलब्धि या निष्पत्ति कहते हैं या अचीवमेंट कहते हैं। यानी विद्यालय में रहकर जो कुछ सीख रहा है, वो कक्षा में जो चीज सीख रहा है वो सारा क्या है? उसके लिए उपलब्धि होगी, निष्पत्ति होगी। इस उपलब्धि की जांच हेतु जो परीक्षा आयोजित की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। यानी उपलब्धि की जांच करना है, क्या हो गया? उपलब्धि परीक्षण हो गया। उपलब्धि क्या होगी? जो क्लास में और स्कूल में छात्र सीख रहा है वही क्या है? उपलब्धि है। बालक की प्रगति, शिक्षण की सफलता, छात्र का जो व्यवहार परिवर्तन है, इनको ज्ञात करने के लिए हम इस परीक्षण का प्रयोग करते हैं। यानी छात्र की जो प्रगति कहाँ तक हो पाई है, यानी वो फर्स्ट डिवीजन पास होने लायक है, थर्ड डिवीजन है, सेकंड डिवीजन, वो हम देखते हैं। शिक्षण की सफलता का पता लगती है कि कितने छात्र पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं। छात्र व्यवहार परिवर्तन क्या हुआ है, यानी उसने कितना नई चीज उसने सीखी है। छात्र के सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और सभी अध्यापक इसका प्रयोग करते हैं, सभी स्कूलों में भी प्रयोग में ली जाती है। कुल मिला के ये है कि जो आपकी वार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा जो भी आप टेस्ट लेते हो, जो चीज़ आपने पढ़ा दिया, यानी जैसे अगर आपने 20-25 लेसन प्लान बनाए, उनके बाद अगर आप कोई टेस्ट लेते हो बच्चों से, तो भी क्या हो गया? उपलब्धि परीक्षण हो गया। उपलब्धि जो परीक्षण है उसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो थॉर्नडाइक और हेजन है उनके अनुसार जो परिभाषा को देखिए। जब हम उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं, जब अध्यापक उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करता है, हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं। कौन सी बात? विशिष्ट प्रकार की शिक्षा, यानी आपने छात्र को क्या दी है? विशिष्ट प्रकार की शिक्षा दी है। प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा, यानी छात्र ने क्या सीखा है वो जानने के लिए जो शिक्षा आपने प्रदान की है उसकी जांच के लिए आप क्या करते हो? उपलब्धि परीक्षण का काम में लेते हो। फिर फ्री मैन के अनुसार देखिए, उपलब्धि परीक्षण में अभिकल्प, इन्होंने एक कल्पना मान ली है, विशेष रूप से आपने क्या बनाई है? कल्पना बनाई है। एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल का मापन करता है। यानी उपलब्धि परीक्षण को मान लिया एक विशेष रूप से कल्पना है, जो विशेष विषय या पाठ्यक्रम के जो विभिन्न विषय है में एक कोई व्यक्ति है उसके ज्ञान, समझ, कौशल का मापन करता है। यानी क्या जांच रहा है वो? उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल का किसके आधार पर? विशेष पाठ्यक्रम या विषय के आधार पर, ठीक है। और ये क्या है? काल्पनिक रूप से बनाया गया है आपके मन से। फिर एक सुपर के शब्दों में देखो, एक उपलब्धि परीक्षण या दक्षता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी क्या आप पता लगाना चाहते हो वो देखिए, व्यक्ति ने क्या कितना सीखा और वह कोई कार्य कितनी बड़ी भांति कर लेता है, ये आपको जांचना है। यानी कोई व्यक्ति को क्या करना चाहता है, क्या उसने सीखा है और कोई कार्य किस प्रकार वो कर पाएगा, यानी सही प्रकार से करेगा या गलत प्रकार से करेगा, उसके लिए आप पहले क्या करते हो? उसकी दक्षता जांचते हो या उपलब्धि जांचते हो। फिर है ईबीएल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण का विकल्प है, ये भी क्या मान रहे हैं? विशेष रूप से कल्पना मान रहे हैं। जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, यानी छात्र ने जो ज्ञान ग्रहण किया है कक्षा के अंदर, ठीक है, कुशलता, क्षमता का मापन करता है। यानी क्या कर रहा है? केवल विद्यार्थी की कुशलता और क्षमता का मापन कर रहा है, वही क्या है? आपके लिए उपलब्धि परीक्षण है, और जो विशेष रूप से आप अपनी कल्पना से उसे बनाते हैं। उपलब्धि जो परीक्षण है, जो निष्पत्ति जो परीक्षण है, जो परीक्षा है, उसके क्या उद्देश्य है? एम्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे छात्र के विभिन्न कौशलों का जो विकास है वो इसका उद्देश्य होता है करना चाहिए। छात्र लिखना भी सीखेगा, ठीक है, सोचना भी सीखेगा और बोलना भी सीखेगा, मनन करना सीखेगा। यानी शिक्षा से छात्र का जो जितने भी प्रकार के जो कौशल है उनका विकास होता है, ये भी क्या है? इसका उद्देश्य मानते हैं। फिर अगला उद्देश्य है विद्यार्थी अधिगम के प्रति प्रोत्साहित होता है, यानी उसके बार बार आप अचीवमेंट टेस्ट लेते रहोगे तो वो क्या होता है? विद्यार्थी वही लगातार सीखने के प्रति उसकी रुचि जागृत होती है।
फिर बालकों की प्रगति तुलनात्मक अध्ययन, यानी अचीवमेंट टेस्ट के आधार पर हमें उनके प्राप्तांक मिलते हैं, उनके आधार पर हम अन्य छात्रों की तुलना दूसरे छात्र से कर पाते हैं कि ये फर्स्ट डिवीजन वाले छात्र है, ये सेकंड डिवीजन वाले, थर्ड डिवीजन वाले, ऐसे। फिर क्रियात्मक कार्य के परिणामों का ज्ञात करना है। कोई ऐसा आपने परीक्षण दिया छात्रों को कि उसको क्रिया के आधार पर आपको पता लगे कि जो ये है तो कोई प्रयोग दे दिया उनको, प्रयोग के आधार पर वो कोई कार्य कर रहे हैं, कोई प्रयोग सफल हुआ या असफल हुआ, उसके आधार पर आप उपलब्धि का ज्ञान कर सकते हो। फिर पाठ्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति में भी क्या है, निष्पत्ति परीक्षण आपकी सहायता करता है, यानी ये बताता है कि जो आपने जो लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए पाठ्यक्रम के वो कहाँ तक आपको मिले पाए हैं। फिर छात्रों की उपलब्धि के आधार पर सामान्य स्तर का निर्धारण करना है, एक लेवल है कि भाई यहाँ तक तो विद्यार्थी सीखना ही चाहिए, तो उस लेवल का निर्माण आपको किस आधार पर पता लगेगा कि आपने अचीवमेंट टेस्ट ले लिया, तो अचीवमेंट टेस्ट के आधार पर आपको पता लगता है कि ये जो सामान्य लेवल है हमारी कक्षा का ये है, यहाँ तक छात्र सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं, और इससे नीचे वाले कमजोर छात्र है, इससे ऊपर वाले होशियार छात्र है। फिर शिक्षण प्रभावशालीता व कार्यकुशलता का ज्ञान करना, यानी हमारे जो शिक्षण की जो प्रभावशालीता यानी कितना अच्छा हम पढ़ा पाते हैं, कितना अच्छा हम समझा पा रहे हैं बच्चों को, तो उसका ज्ञान भी हमें निष्पत्ति जो परीक्षण है उसके आधार पर ही होता है। क्योंकि अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं तो जो सभी छात्र हैं वो उनके अच्छे अंक आएंगे, अगर थोड़ा गलत पढ़ा रहे हैं या फिर गलत क्या कि अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहे पढ़ाते हुए, तो उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो अच्छा नहीं आता। फिर छात्रों के विषय में वास्तविक स्थिति ज्ञात करना, यानी छात्र की जो वास्तविक स्थिति क्या है विषय के अंदर, हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके अंदर छात्र की वास्तविक स्थिति क्या है वो हमें कब पता लगेगी, जब हम उसका टेस्ट लेंगे तो हमें पता लगता है कि भाई छात्र अगर 10 में से 10 नंबर ला रहा है तो उसके क्या आ रहे हैं, उपलब्धि परीक्षण हमारा सही है, और जो बच्चा वास्तव में होशियार है और उससे कम आते जा रहे हैं तो हम इससे कम है, इससे कम है, यानी कम उपलब्धि हो रही है। फिर पाठ्यक्रम से प्राप्त ज्ञान की सीमा का मापन, यानी पाठ्यक्रम एक बनाया हुआ छात्र का भाई 3 यूनिट है, 5 या 6 यूनिट है, 5-6 यूनिट से छात्र को जो ज्ञान मिला है उसका सीमा का मापन हम कर लेते हैं। यानी छात्र ने क्या किया, 5 यूनिट ही अच्छी तरह याद करवाया है, 6ठी यूनिट जो कठिन है तो 5 यूनिट तक हम उसकी सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। फिर पढ़ने लिखने की समान कुशलताओं में गति व श्रेष्ठता के मानक बनाना, यानी छात्र पढ़ने और लिखने की समान कुशलताओं में गति व श्रेष्ठता, यानी किस प्रकार से पढ़ेगा, यानी पढ़ने का जो तरीका है वो किस गति से पढ़ रहा है, श्रेष्ठ कैसे पढ़ेगा किसी चीज को, या लिखेगा या फिर श्रेष्ठ रूप से उसको लिख पाएगा, उसके हम मानक निर्धारण कैसे करेंगे, उपलब्धि परीक्षण के आधार पर ही कर पाएंगे। उपलब्धि परीक्षण में विद्यार्थी पढ़ता है फिर लिखता है, यानी घर पे पढ़ रहा है और विद्यालय में आके परीक्षा दे रहा है, लिख रहा है, तो उसके आधार पर हम मानक निर्धारण करते हैं कि भाई छात्रों को उत्तर पूरा देना है और अच्छा से लेख में लिखना है, ये सब हम मानक निर्धारित करते हैं। विद्यार्थी के अधिगम संबंधी कठिनाई स्तर ज्ञात करना, यानी जो सीखने से संबंधित जो कठिनाई आ रही है छात्र में वो कहाँ पर आ रही है, यानी जो सवाल बच्चे ने गलत दिया है उत्तर, ठीक है, यानी किसी प्रश्न का अगर उसने उत्तर गलत दिया है तो हमें पता लगता है कि जो विद्यार्थी है उसको क्या है, सीखने में अधिगम में कठिनाई आ रही है, तो उस टॉपिक को हम बाद में उपचारात्मक शिक्षण में सही करवा लेते हैं। फिर शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना, यानी हम कौन सी शिक्षण विधियों से पढ़ाया कि छात्रों के अच्छे अंक आए, तो निष्पत्ति परीक्षण हमें ये बताता है कि भाई आप इन शिक्षण विधि को प्रयोग करोगे तो छात्र केंद्रित है, तो छात्र अच्छी तरह सीख पाते हैं, अधिगम कर पाते हैं, तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा। फिर अध्यापक की दक्षता का ज्ञान पता भी उपलब्धि परीक्षण के द्वारा पता लगता है। उपलब्धि परीक्षण में अगर अच्छे अंक आ रहे हैं विद्यार्थियों की तो अध्यापक का जो दक्षता है वो अच्छी मानी जाती है। विद्यालय में छात्र के विकास के स्तर को ज्ञात करने का भी इसी का उद्देश्य मानते हैं, यानी विद्यालय में छात्र का विकास किस स्तर पर हो चुका है, ठीक है, अच्छा हुआ है, औसत हुआ है या सर्वश्रेष्ठ हुआ है, उसका हम स्तर किससे पता लगाएंगे, निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा ही पता लगाएंगे। यानी विद्यालय के अंदर उसकी एक परीक्षा लेंगे, परीक्षा के आधार पर हम उसके बारे में बताएंगे, इसका जो विकास है कितना अच्छा हुआ है उसके अंकों के आधार पर, ठीक है। उपलब्धि जो परीक्षण है, अचीवमेंट टेस्ट है, निष्पत्ति जो परीक्षण है उसका जो महत्व है वो हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। पहला है दक्ष व्यक्ति के चयन प्रवेश पदोन्नति के लिए, यानी हम क्या देखते हैं कि कर्मचारियों को अगर आपको चयन करना है, विद्यार्थियों को कॉलेज में यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है
या फिर कर्मचारी को पदोन्नति करनी थी, तो उसके लिए हम अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग किया ही जाता है। ठीक है, यानी हम अगर अच्छे छात्र को चयन करना चाहते हैं, उनको एडमिशन देना चाहते हैं, उनकी पदोन्नति करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग करना होगा। या फिर कोई अपनी संस्था में कोई बढ़िया कर्मचारी रखना है, ठीक है, कंपनी में बढ़िया कर्मचारी रखना है, एम्प्लॉय रखना है, तो उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग हम करते हैं। छात्र को शैक्षिक मार्गदर्शन देने के लिए भी उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। यानी उपलब्धि परीक्षण के आधार पर यह अध्यापक ये बताता है कि छात्र को आपकी इस विषय में रुचि है, तो आप उस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। यानी कोई अगर विज्ञान में होशियार है, तो गणित में होशियार है, तो उसको जो विज्ञान संकाय है वो उसको बता सकते हैं पढ़ने के लिए। अगर कोई कला का है, जैसे कोई हिस्ट्री का, ज्योग्राफी में अगर ध्यान ज्यादा है, तो हम उसको कला संकाय के लिए बोल सकते हैं। फिर निम्नतम निष्पादन स्तर की जांच, यानी जो सबसे नीचे वाला जो स्तर है कि यहाँ भी किसी स्तर से नीचे छात्र नहीं जा सकते, यानी जो न्यूनतम स्तर है हमारी कक्षा का, कि वो हमें पता लगता है किसके द्वारा, निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ही हमें पता लगता है कि छात्र कम से कम कितना ज्ञान रखते हैं, पढ़ाया गया है जो कक्षा के अंदर। ठीक है, फिर शिक्षण विधि में सुधार। अगर हमारी शिक्षण विधि अच्छी नहीं है, अगर अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि के द्वारा आप पढ़ा रहे हो, अगर आप व्याख्यान विधि के द्वारा पढ़ा रहे हो, तो छात्रों को कम समझ में आएगा, तो उसी अनुसार कम ही रिजल्ट आएगा। अगर आप प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि इनको जोड़कर पढ़ाओगे, या फिर प्रयोग करके बताओगे, या फिर टीचिंग मॉडल का प्रयोग करोगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि छात्र उसके ऊपर ध्यान देंगे। छात्र केंद्रित जो शिक्षण विधि है उनके प्रयोग करोगे, तो ये आपका जो निष्पत्ति परीक्षण में अच्छे अंक छात्र के आ पाएंगे। इसलिए शिक्षण विधि को सुधारने में ये हमारी सहायता करता है। फिर अध्ययन विधि में सुधार, यानी अगर छात्र किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका जो पढ़ने का जो तरीका है वो अगर सही नहीं है, तो उपलब्धि परीक्षण के आधार पर हम छात्रों को ये बता सकते हैं कि आपकी ये कमजोरियां हैं, उनको आप सुधारें, और उस प्रकार जो पेपर आता है आपका अगर एग्जाम का, उसके अनुसार तैयारी करें, तो आपके अच्छे अंक आएंगे। फिर शिक्षक एवं विद्यालय का मूल्यांकन। अगर किसी अध्यापक ने कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, तो उसका रिजल्ट आता है कि जो ये सब देखते हैं कि अगर रिजल्ट अच्छा आता है, तो सब उस अध्यापक को अच्छा मानेंगे। अगर रिजल्ट गिरा आता है या खराब आता है, तो सबके सभी बोलते हैं कि वो अध्यापक अच्छा नहीं है। या फिर अगर किसी स्कूल का ही अगर रिजल्ट खराब आए, तो जैसे अगर बच्चों का रिजल्ट खराब जाए, तो स्कूल का रिजल्ट भी खराब माना जाता है, उस स्कूल को या विद्यालय को निम्न माना जाता है कि वहाँ जाओगे तो फेल हो जाओगे। अगर किसी को पास होना है, जहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं, तो वहाँ जाके पढ़ो। तो यानी जो उपलब्धि परीक्षा है उसके आधार पर भी हम शिक्षक और विद्यालय का मूल्यांकन कर पाते हैं। छात्र की उपलब्धि का ज्ञान, छात्र की उपलब्धि का ज्ञान कौन करवा रहा है, उपलब्धि परीक्षण करवा रहा है। यानी छात्र ने जो पढ़ाया कक्षा के अंदर, विद्यालय में जो पढ़ा है, उसके द्वारा क्या सीखा गया है, उसका ज्ञान हमें उपलब्धि परीक्षण करवाता है, और जिससे हमें पता लगता है कि विद्यार्थी को और क्या चीजें अब सिखानी है। अध्ययन हेतु प्रोत्साहन देने में, यानी भाई उपलब्धि परीक्षण में अगर विद्यार्थी के अच्छे अंक आते हैं, तो छात्र और ज्यादा प्रोत्साहित होता है कि मैं अब क्या है प्रथम स्थान पर आने की कोशिश करूंगा, तो उसको अध्ययन करने को प्रोत्साहन मिलता है और लगातार वो पढ़ने को प्रेरित होता है। फिर शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने में, यानी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको मान्यता कब दी जाती है, जब जैसे 8वीं का अगर रिजल्ट बढ़िया आएगा 8th का, ठीक है, तो उसको 10th तक की मान्यता दे देते हैं। 10वीं के अंदर अगर उसके रिजल्ट बढ़े जा रहा है, तो उसको 12th तक की मान्यता दे देते हैं कि भाई बढ़िया रिजल्ट दे रहा है स्कूल, तो उसको अगली मान्यता दे सकते हैं कि आगे की जो पढ़ाई है बच्चे उसी स्कूल में रहकर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के अध्यापक अच्छी शिक्षण विधि से पढ़ा रहे हैं, वहाँ का विद्यालय का वातावरण सही। तो इस बातों से भी क्या है, शिक्षण जो संस्था है उनको मान्यता हम उपलब्धि परीक्षण के आधार पर ही देते हैं, क्योंकि 10वीं के अंदर अगर अच्छा रिजल्ट जा रहा है, 8वीं में जा रहा है, तो 12वीं की मान्यता देनी ही पड़ेगी। फिर कक्षा के वर्गों का निर्धारण, यानी कक्षा के जो वर्ग है उनका निर्धारण करते हैं। जैसे कक्षा का वर्ग बना दिया A B C, 10th A हो गया, 10th B हो गया, 10th E क्या हो गया, C हो गया, ठीक है। तो औसत छात्र B में रख दिया, होशियार छात्र A में रख दिया, C के अंदर जो निम्न बुद्धिलब्धि वाले छात्र, कमजोर छात्रों को रख दिया। ऐसे हम छात्रों का वर्गीकरण भी कक्षा के अनुसार कर सकते हैं, किसके आधार पर, उपलब्धि परीक्षा के द्वारा जो प्राप्तांक मिले हैं, जो परीक्षा के अंदर छात्रों ने रिजल्ट आया है उसके आधार पर कर सकते हैं। फिर छात्रों को सीखने हेतु मार्गदर्शन देने, यानी छात्र सीखे, लगातार नई नई चीजें सीखते रहे, उसके मार्गदर्शन के लिए भी हम उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उससे छात्र को प्रेरणा मिलती है कि वो नई नई चीजें सीखेगा, तो उसके अच्छे अंक आते जाएंगे। फिर
पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधार हेतु, यानी पाठ्यक्रम में जैसे समाज है हमारा, समाज में लगातार बदलाव आता रहता है, समाज में जो पुरानी जो चीजें हैं वो बढ़ती जाती है और नई रीति रिवाज जुड़ते जाते हैं, जो हमारे लिए अंधविश्वास वाली जो चीजें हैं उनको हम हटाते जाते हैं, जो वैज्ञानिक जो तथ्य पूर्वक इनको सिद्ध किया जाता है उनको हम अपनाते हैं। इसी प्रकार से पाठ्यक्रम में अगर पुरानी चीजें होती हैं उनको हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें पता लगता है कि भाई ये जो उपलब्धि परीक्षण के आधार पर हमें ये पता लगता है कि ये चीजें हैं जो विद्यार्थी के लिए आवश्यक नहीं है, तो हम उसको अगली बार पाठ्यक्रम से हटा देते हैं। फिर विद्यार्थी को अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने के लिए, विद्यार्थी का अगर आपने 9वीं क्लास का एग्जाम दे दिया, 9th का एग्जाम दे दिया, तो अगर उसको 10वीं क्लास में आपको भेजना है, ठीक है, अगर वो 9th में उत्तीर्ण अंक ला रहा है यानी 36% ला रहा है, तो उसको 10वीं के अंदर हम भेज सकते हैं अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए उपलब्धि परीक्षण का ही प्रयोग किया। यानी वार्षिक परीक्षा हो गई, जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, जो क्लास टेस्ट होते हैं या फिर जो मंथली टेस्ट होते हैं या फिर आप जो प्रथम जांच द्वितीय जांच बोलते हो, वो भी उपलब्धि परीक्षण ही है। शिक्षा के साथ अन्य क्षेत्रों में भी उपयोगी है, जैसे अगर वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, रिसर्च करने वाले जो शोधकर्ता है और आपके जो सेना के जो अधिकारी हैं वो भी क्या करते हैं, उपलब्धि परीक्षण का ही प्रयोग करते हैं। यानी केवल शिक्षा में नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी अन्य क्षेत्रों में भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है। उपलब्धि जो परीक्षण है उसके जो प्रकार है, हमने 2 प्रकार के माने हैं। पहला है आपका प्रमाणीकृत परीक्षण और दूसरा है शिक्षक निर्मित परीक्षण। देखो स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट होता है उसमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है या फिर कोई विद्वान है या विषय के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ये बनाया जाता है, काफी उसमें फेरबदल किया जाता है, उसकी कमियों को निकाला जाता है, एक तरह का उसके स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, उसके बाद ही उसका निर्माण हो पाता है। जब ये शिक्षक निर्मित जो परीक्षण होता है, टीचर मेड टेस्ट, वो अध्यापक अपनी जो उसने क्लास में जो पढ़ाया है, विद्यालय में जो पढ़ाया है उसके आधार पर वो बना लेता है। देखिए इसको हमें 2 प्रकार माने हैं। पहला है आत्मनिष्ठ परीक्षा या परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, दूसरा हो गया है परीक्षा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव के 2 प्रकार माने हैं। पहला है मौखिक परीक्षा, ओरल टेस्ट, यानी मौखिक रूप से विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त कर सकता है, इसलिए इसको आत्मनिष्ठ मान सकते हैं। फिर है निबंधात्मक, ठीक ऐसे टाइप टेस्ट, इसमें क्या होता है विद्यार्थी अपने विचार भी व्यक्त कर सकता है निबंध के अंदर, तो इसको आत्मनिष्ठ माना जाता है। फिर है वस्तुनिष्ठ में, देखो परीक्षा में या ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होता है उसके अंदर एक प्रश्न किया तो उसका एक अभिष्ट उत्तर होता है। अगर आपने अभिष्ट उत्तर नहीं दिया तो आपको 0 अंक मिलेंगे, अगर आपने दे दिया तो पूरे अंक मिल जाते हैं। इसमें अध्यापक अपनी जो है इच्छा अनुसार अंक देता है, पर वहां उसे उत्तर के सही अंक देना होता है। मैंने प्रश्नों के जो प्रकार है उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुल मिला के ये है अध्यापक जो निर्मित जो परीक्षण है आपका फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा तक मान्य हो सकता है। पर जो प्रमाणीकृत जो परीक्षण है वो आपका किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर भी आ सकता है, बुद्धि जो परीक्षा होते हैं उनमें प्रयोग में लिए जाते हैं। प्लस जो वार्षिक एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होते हैं, ईयरली एग्जाम होते हैं, उनके अंदर जो प्रमाणीकृत जो परीक्षण टेस्ट है उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोर्ड के एग्जाम हो गए तो उसमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है आपका, तो उसमें जो विशेषज्ञ बैठे हैं वही पेपर का निर्माण करते हैं, इसलिए वो क्या है प्रमाणीकृत माना जाता है। मानकीकृत और जो अध्यापक निर्मित जो परीक्षण है उनमें क्या अंतर है हम देखेंगे। देखो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइज्ड एंड टीचर मेड टेस्ट, इधर जो लिया हमने अंतर का आधार, इधर मानकीकृत परीक्षा ली है, तो इधर अध्यापक निर्मित परीक्षा या परीक्षण ली है। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज बात, जो मानकीकृत जो परीक्षण है वो विषय विशेषज्ञ होते हैं वो बनाते हैं, और यहाँ पर अध्यापक ही बनाते हैं। जो आपके विद्यालय है, स्कूल के अध्यापक ही बनाते हैं, और इसका जो प्रयोग है ये असीमित है, यानी जो विषयों से संबंधित है 2 विषयों को जोड़कर भी एक परीक्षण बनाया जा सकता है। और इसका अध्यापक निर्मित जो परीक्षण है उसका जो प्रयोग है वो सीमित होता है, यानी एक ही विषय का ये पेपर बनाता है अध्यापक, तो ये सीमित हो गया, असीमित हो गया, यानी काफी बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग भी किया जाता है और उसका छोटी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। फिर विश्वसनीयता वैधता। विश्वसनीयता कैसे, यानी आपने कोई परीक्षा ली, परीक्षा में अगर विद्यार्थी के 8 नंबर आ गए, ठीक है, उसी परीक्षा की जो कॉपी है अगर दूसरा अध्यापक चेक करे तो वो भी क्या है विद्यार्थी को 8 नंबर ही दे, तो वो तो क्या होगी विश्वसनीयता होगी, यानी विषय क्या परीक्षा विश्वास योग्य है।
ठीक है। वैधता क्या है? वैधता में जैसे आप जो चीज जिस उद्देश्य को आप क्या मापना चाहते हो, यानी आपने जो टॉपिक लिया है, यानी आपने अगर एक टॉपिक लिया है जोड़ना, ठीक है, जोड़ने से संबंधित वो आपने जो उद्देश्य छात्रों का प्राप्त कर रहा है तो वो वैध कहलाएगा। यानी जिस प्रकरण में आपने परीक्षण का निर्माण किया है उसका आपको उत्तर मिल रहा है, या जिस पर आपने प्रश्न किया सटीक उत्तर मिल रहा है, वही क्या आपकी वैधता होगी, यानी एक तरह से कानूनी रूप से वैध माना जाता है। मानकीकृत जो परीक्षण है उसको अधिक वैध माना जाता है, विश्वसनीय माना जाता है, और अध्यापक निर्मित है वो अपेक्षाकृत कम माना जाता है। और जो एलिस महोदय है उन्होंने उसका समर्थन किया कि अध्यापक जो निर्मित जो परीक्षण है उसमें विश्वसनीयता कम होती है, क्योंकि अगर दूसरे अध्यापक को हम दे दें कॉपी छात्र की तो वो क्या करते हैं उसमें चाहे वो नंबर बढ़ा भी सकते हैं, 8 के या तो 9 कर देंगे, 10 कर देंगे, या फिर 7 भी कर सकते हैं। और वैधता ये है कि अध्यापक कई बार क्या होता है वर्कलोड इतना रहता है कि जिस प्रकरण पर उन्होंने प्रश्न जो जिस टॉपिक के ऊपर उन्होंने टेस्ट लेना है उसके अलावा कई दूसरे टॉपिक के भी प्रश्न उसमें डाल देते हैं, ठीक है। फिर है क्षेत्र, देखो इसका क्षेत्र होता है राज्य देश, यानी राज्य स्तर पर या फिर देश अखिल भारतीय स्तर पर भी परीक्षा का जो आयोजन होता है वो क्या कहलाएगा, मानकीकृत परीक्षा या परीक्षण कहलाता है। कक्षा या विद्यालय स्तर पर जो परीक्षण होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं या वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा है, वो क्या है अध्यापक निर्मित होती है। फिर है समय, विशिष्ट समावधि में छात्र की प्रगति के अध्ययन के लिए किया जाता है, एक साल में छात्र ने कितना क्या सीखा है, ठीक है, वो यहाँ पर हम जांचते हैं। और ये जो क्लास टेस्ट है आपका जो अध्यापक निर्मित है, किसी भी समय आप विद्यालय में उन बच्चों से ले लेते हैं। फिर है विश्लेषण, देखिए विश्लेषण में देखो प्रयोग से पहले हम क्या करते हैं विश्लेषण करते हैं, यानी हमने कोई बुद्धि परीक्षण कराया तो उसमें हम क्या क्या मानक रखेंगे, क्या क्या चीजें उसमें जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है। परीक्षा लोगे या परीक्षण लोगे, बुद्धि परीक्षण आप ले उसको बनाने के बाद अगर आप प्रयोग लोगे छात्र पर उसको प्रशासित करना चाहते हो तो उससे पहले आप क्या करोगे उसको विश्लेषित करोगे। यहाँ क्या होता है अध्यापक क्या करते हैं भाई परीक्षा करवा ली उसके बाद विश्लेषण करते हैं कि भाई छात्र को कितना उपलब्धि स्तर आया है या नहीं आया है, यानी नंबर रिजल्ट कैसा जाएगा। तो प्रयोग के बाद यहाँ पर विश्लेषण करता है अध्यापक भी छात्र कितने नंबर आ रहे हैं तो हमें क्या करना है। फिर है प्रकृति, इसकी जो प्रकृति होती है ज्ञान कौशल दक्षता का मापन करना होता है, यानी ये ज्ञान कौशल दक्षता को मापता है कौन, प्रमाणीकृत जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है वो। फिर जो अध्यापक क्या करते हैं जो विषय या अध्याय विशेष का मापन करते हैं, तो ये अपना जो स्तर है वो उतना ही रखते हैं। फिर है महत्व, देखिए महत्व में है कक्षा एवं विद्यालय की तुलना की जाती है, यानी कौन सी विद्यालय जो किसी विद्यालय का अगर आपको तुलना करनी है दूसरे विद्यालय से तो एक मानकीकृत परीक्षण दोनों विद्यालय में करवाओगे या फिर 2 कक्षाओं में करवाओगे तो दोनों कक्षा में करवाओगे। जिस कक्षा या जो विद्यालय के छात्र अधिक अंक लाएंगे तो उस विद्यालय या कक्षा को उच्चतम माना जाएगा, जो कम अंक लाएंगे उस विद्यालय या कक्षा को निम्न माना जाएगा। इसलिए ये क्या करता है कक्षा और विद्यालय की तुलना में हमारी सहायता करता है। पर जो अध्यापक होते हैं वो एक क्लास के छात्र हैं उनका विभाजन करने के लिए श्रेणीकरण करने के लिए होशियार छात्र है या औसत छात्र है या मंदबुद्धि छात्र है उनको अलग अलग करने के लिए क्लास टेस्ट करते हैं। और जो कमजोर छात्र हैं फिर उनके ऊपर क्या करते हैं निदानात्मक जो शिक्षण है जो उपचारात्मक जो परीक्षण है उसका वो प्रयोग करते हैं। फिर एक कार्य देखिए ये क्या करते हैं व्यक्ति व समूह के ज्ञानार्जन का पता लगाता है कि भाई जो व्यक्ति है या व्यक्तियों का जो समूह है उनको कितना कुछ आता है, क्या क्या उनमें कौशल है योग्यताएं हैं उनका वो पता बताता है। यहाँ पे क्या करते हैं अध्यापक टीचर क्या करते हैं छात्र की विशिष्ट इकाई के ज्ञान का पता लगाते हैं, यानी ये जो यूनिट है इसमें छात्र ने कितना कुछ सीखा है वो अध्यापक अपनी परीक्षा के द्वारा पता लगा लेता है। फिर है शिक्षा से संबंध, ये ज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं जो सीखने से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं ठीक है उन सब में ही प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आपका इंजीनियरिंग क्षेत्र है, डॉक्टर हो गए और आपके कोई रिसर्च से संबंधित है और अनुसंधान से संबंधित है और जो सेना है आपकी उन सब में ये प्रयोग में लाए जाते हैं। और ये क्या है केवल कक्षा के जो आपके विशिष्ट उद्देश्य है
उनकी प्राप्ति कहाँ तक हो पाई है, ये जानने के लिए अध्यापक को बनाता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो मानकीकृत जो परीक्षण है, स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट है, वो विशेषज्ञ होते हैं वो बनाते हैं। और यहाँ पर जो अध्यापक निर्मित है, नाम से पता लग रहा है कि अध्यापक हमारे जो क्लास के हैं, विषय अध्यापक है, वही बनाते हैं। मानकीकृत जो उपलब्धि परीक्षण है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज जो अचीवमेंट टेस्ट है, उसके जो सोपान है, स्टेप्स है, वो हम देखते हैं कैसे इसका निर्माण हम करेंगे। तो सबसे पहले इसके हमने क्या माने, 4 जो सोपान है वो माने हैं। पहला है परीक्षण की योजना बनाना, प्लानिंग करना, तैयारी करना, प्रिपरेशन, परीक्षण का अंतिम रूप जो प्रारूप है वो तैयार करना, और अंत में मूल्यांकन करना, जो सबने किया है। यानी कोई भी कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि ऐसे ऐसे कार्य किया जाएगा। तो शिक्षा या जो विशेषज्ञ है वो सब मिलकर क्या करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं कि इस टॉपिक पर हम परीक्षण का निर्माण करेंगे या बुद्धि परीक्षण का निर्माण करेंगे या अभिरुचि करेंगे, अभिवृत्ति का करेंगे, को खुद ही उसको तय करते हैं कि इस प्रकार पर हम प्लानिंग करेंगे, इन छात्रों पर करेंगे या फिर व्यक्तियों पर करेंगे, क्या हमारा न्यायाधीश रहेगा, वो सब वो तय करते हैं। फिर हम तैयारी क्या करते हैं, देखो उद्देश्य और विषय वस्तु के अनुसार वो क्या करते हैं, प्रश्न या पद का चयन करते हैं। यानी जो पद लेंगे या प्रश्न लेंगे वो किसके आधार पर लेंगे, क्या उद्देश्य उनके हैं और विषय वस्तु क्या है, उसके अनुसार वो प्रश्न या पद का चयन करेंगे और या फिर खुद ही उनका निर्माण करेंगे। पर ये ध्यान रखें, जो प्रश्न होंगे या पद होंगे वो पूरे सिलेबस या जो विषय वस्तु है उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसे नहीं कि अभी एक प्रश्न है जो केवल जो विषय वस्तु है उसका केवल एक अंश ही क्या कर रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है। यानी वो प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जो जितना जो विषय वस्तु है या जो प्रकरण है आपका, उसको पूरे को अपने अंदर समाहित करें। फिर जो मानक बने हुए हैं उसके परीक्षण के पुराने, उनके आधार पर हम जो पद है उनको छांट कर अलग करेंगे। जो पद हमने लिए हैं, प्रश्न लिए हैं, उनको हम छांट कर अलग रखेंगे। फिर उनमें क्या करेंगे, प्रारंभिक रूप से सुधार करेंगे कि जो विषय वस्तु है उसकी उपयुक्तता क्या है, गुणों का अवलोकन करेंगे। यानी उसके अंदर देखेंगे कि हमारा जो प्रश्न बने उसकी विषय वस्तु से संबंधित है या नहीं, या फिर वो उपयुक्त है या नहीं, और उनमें क्या गुण है उनको हम केवल देखेंगे। ठीक है, फिर हमने देख लिया, फिर हम क्या करेंगे, हमने जो प्रश्न बनाए हैं परीक्षण के 2-3 विशेषज्ञों के पास भेज देंगे। भाई हमारे से जो ज्यादा सीनियर है उनके पास भेजेंगे, वो क्या करेंगे, सुझाव देंगे, भाई इसमें ये कमी है या इसमें ये चीज जोड़नी है, ये चीज हटानी है, ये वाला प्रश्न हटाना है। तो हम क्या करेंगे, उनके अंदर उनके सुझाव के आधार पर संशोधन कर देंगे। फिर परीक्षण का अंतिम प्रारूप, फाइनल ट्राई-आउट, इसके अंदर हमें 2 गतिविधियां करनी है। पहली है प्रथम जांच, प्री ट्राई-आउट, जिसे पायलट स्टडी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो जनसंख्या है हमारी कुल जनसंख्या नहीं है, जो जितने छात्र हैं, ठीक है, जो कुल जनसंख्या है उसमें से 15-20 विद्यार्थी या छात्रों पर ये हम परीक्षण कर देंगे और उसमें जो कमियां रह जाएंगी उसको हम दूर करेंगे। यानी जो कमी रहेगी हम पायलट जो स्टडी उस पर कार्य के दौरान उस कमी को दूर करेंगे और 15 से 20 छात्रों या जो लोग हैं, समूह है, उस पर करेंगे। फिर है द्वितीय जांच, एक्चुअल ट्राई-आउट। इसके अंदर क्या करेंगे, किन पदों या प्रश्नों को रखना है उसका विश्लेषण करेंगे। भाई ये प्रश्न सही है, ये हमारे विषय वस्तु से संबंधित है और हमारे उद्देश्य से संबंधित है, तो उद्देश्य और विषय वस्तु के आधार पर और उसकी उपयुक्तता के आधार पर हम उसको अपने परीक्षण में रख लेंगे। फिर उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे, भाई ये हमारा जो परीक्षण है वो वैध है या नहीं। वैध मतलब जिस प्रकरण का या समस्या का हमने जानकारी लेनी है छात्रों से, वो उसके पर जो प्रश्न बने हैं, जैसे अगर दहेज हत्या बना रहे हो, दहेज या प्रथा में जो प्रश्न होंगे, अगर दहेज प्रथा से संबंधित है प्रश्न आपकी, तो वो क्या है, वैध है। विश्वसनीयता मतलब अगर एक छात्र के 10 में से 8 नंबर आ गए, ठीक है, उसी कॉपी को अगर दूसरे अध्यापक से हम चेक करवाएंगे तो भी क्या है, 8 नंबर ही आए, तो वो क्या है, हमारा टेस्ट विश्वसनीय है। विभेदकारी है मतलब छात्रों में बंटवारा करें, भाई होशियार छात्र पूरे 10 में से 10 नंबर ले आएंगे, ठीक है, औसत छात्र 8, 7, 5 ले आएंगे, जो कम होशियार छात्र है वो 0 के 50 के 20 ले आएंगे। वस्तुनिष्ठ यानी हमारा जो परीक्षण है उसके जो प्रश्न है उनके अभिष्ट उत्तर होंगे, यानी एक ही उत्तर मिलेगा और दूसरा उत्तर आप नहीं दे सकते।
दूसरा उत्तर देते ही अपने आप वो गलत हो जाएगा। यानी कोई वाद विवाद वाला विषय आप ये सब टॉपिक नहीं रखें। प्रश्न का स्वरूप कैसा है, यानी विद्यार्थियों को उत्तर किस प्रकार से देने, उसका भी हम मूल्यांकन करेंगे। और जो शिक्षण है तो वो कैसा चल रहा है, किस प्रकार उसमें संशोधन किया जा सकता है, उसका भी हम मूल्यांकन इस मानकीकृत परीक्षा के दौरान करेंगे। निष्पत्ति या ऊर्जा उपलब्धि जो परीक्षण है उसकी क्या दोष है, क्या सीमाएं, वो हम देखते हैं। डीमेरिट्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले ये स्थानीय प्रयोग में अनुप्रयोग, जो स्थानीय प्रयोग है उसके लिए ये नहीं बने होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है, तो स्थानीय स्तर पर ये बहुत ज्यादा कम प्रयोग में लिए जाते हैं। फिर शिक्षा के समस्त क्षेत्र में मानकीकरण हानिकारक, यानी आप एक स्टैंडर्ड बना दिया आपने, ठीक है, और उससे नीचे वाले छात्र हैं वो अपने आप को हीन मानेंगे, एक तरह से वो अपने आप को, उनके मन में कुंठाएं जागृत हो जाएंगी और वो अपने आप को दूसरे छात्रों से कमजोर मानेंगे। इसलिए क्या है, हानिकारक है। ज्ञान का सही अनुमान नहीं पता लगता, यानी जो छात्र का ज्ञान है आप प्रयोग या क्रिया करवा कर ही सही प्रकार से पता लगा सकते हो कि उसको कार्य आता है या नहीं आता है, या उसको चीज समझ में आई है नहीं आई। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षण है, जो उपलब्ध परीक्षण है वो ज्ञान का सही अनुमान नहीं देता। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं, शिक्षा के जो वास्तविक उद्देश्य है उनकी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कई बार क्या जो कठोर अध्यापक होते हैं वो प्रश्न पत्र को इतना कठोर बना देते हैं कि जो छात्र है उनके उत्तर नहीं दे पाते, तो वो जो वास्तविक उद्देश्य है शिक्षा का ज्ञान प्राप्ति का वो वहां पर नहीं होता। फिर है तर्क वितर्क विश्लेषण शक्ति कम विकसित होती है, यानी तर्क वितर्क के लिए हम जो वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें, विश्लेषण के लिए जो विचार गोष्ठी है, संगोष्ठी है, सेमिनार का आयोजन करें, तो इनका विकास होता है, जबकि इन परीक्षणों जो उपलब्ध परीक्षा है इनके द्वारा इसका विकास नहीं होगा। फिर है कुछ ही पहलू पर आधारित होती है, यानी जैसे नहीं कि जो शिक्षा के सारे पहलू है, जो विषय के सारे सब्जेक्ट है उन पर ही आधारित होती है, यानी कुछ विशेष टॉपिक जैसे बुद्धि हो गया, बुद्धि के ऊपर आपने एक परीक्षण का निर्माण कर दिया या फिर अभिरुचि पे कर दिया, तो वो सब एक कुछ ही पहलू होते हैं। फिर केवल तथ्यात्मक जानकारी देता है, यानी तथ्य है, फैक्ट है, जैसे 99% आ रहे हैं या फिर 36% आ रहे हैं, तो वो केवल तथ्यात्मक जानकारी देता है कि ये नहीं पता कि छात्र की ये गुण है, ये अवगुण है, ठीक है, या ये उसकी जो विशेषता है, ये कार्य की क्षमता है, वो नहीं बता। फिर विचार या व्याख्या की सही परख नहीं है, यानी छात्र ने अगर निम्नात्मक परीक्षा के रूप में अगर उत्तर सही लिखा है तो उसके जो विचार है खुद के या उसकी जो व्याख्या है उसकी सही परख आप उपलब्धि परीक्षण के दौरान नहीं कर सकते। फिर मौलिकता और सृजनात्मकता का अभाव, अगर आप वस्तुनिष्ठ परीक्षा करवा रहे हो उपलब्धि परीक्षण में, तो छात्र अपनी मौलिक बातें या फिर सृजनात्मकता का प्रदर्शन नहीं कर पाता, और अध्यापक भी उन प्रश्नों के द्वारा अपनी जो मौलिकता है, जो रचनात्मकता है उसका प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि वहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक अभिष्ट उत्तर होता है, अभिष्ट यानी एक ही उत्तर होता है, उसके अलावा वो कुछ भी वहां पर क्रियाविधि नहीं कर पाते। फिर समरूप परीक्षा, पैरेलल फॉर्म ऑफ द टेस्ट का अभाव, यानी आपने एक परीक्षण बना दिया तो वैसा क्या वैसा ही दूसरा परीक्षण आप नहीं बना सकते, यानी एक परीक्षण आपने बुद्धि का बना दिया तो जरूरी नहीं दूसरा जो विशेषज्ञ है उसने भी वैसा ही बुद्धि का क्या बनाया है, परीक्षण बनाया, उसमें कोई संशोधन वो करेगा, समरूप कभी नहीं बनाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं जो वार्षिक परीक्षा है वही क्या है आपके लिए, बच्चों के लिए उपलब्ध परीक्षा है। उनको अगर अध्यापक बना रहे हैं तो फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। बोर्ड एग्जाम वाले आपके स्टैंडर्डाइज उपलब्धि परीक्षण हो गए, अचीवमेंट टेस्ट हो गए।